नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम यहां पर देख लेते हैं कर्षणिका क्या होती है। देखिए, कर्षणिका एक ऐसी वस्तु है जो हर तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों को अवशोषित कर लें, कर्षणिका कहलाती है। समझिए कि जैसे ये हमारे पास में एक वस्तु है, इसके ऊपर आप विकिरणों को आपतित करवा रहे हैं। हर तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों को यदि आपतित करवा दें और इस वस्तु के द्वारा उन विकिरणों को यदि अवशोषित कर लिया जाता है तो उस वस्तु को हम कर्षणिका कहेंगे। उस वस्तु को हम ब्लैक बॉडी कहेंगे, कर्षणिका कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल हम काजल ले सकते हैं। जो काजल है वो एक कर्षणिका का ही उदाहरण होता है। अब यहां पर हम एक वर्ड और यूज में लेते हैं, आदर्श कर्षणिका। आदर्श कर्षणिका का मतलब यह है कि यदि वस्तु पर आपतित होने वाली सारी की सारी विकिरणें अवशोषित हो जाए, सारी की सारी विकिरणों का अवशोषण यदि होता है तो उस वस्तु को हम आदर्श कर्षणिका कह सकते हैं। आदर्श कर्षणिका का मतलब यह है कि वस्तु पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित नहीं होनी चाहिए, पारगमित भी नहीं होनी चाहिए, पूर्णतया अवशोषित हो तो उस वस्तु को हम आदर्श कर्षणिका कहेंगे, आदर्श कर्षणिका कहा जाएगा। कर्षणिका से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात और भी आप सुन लीजिए कि कर्षणिका के द्वारा हर तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों का अवशोषण भी किया जाता है और जो किरणें अवशोषित होती है वो उत्सर्जित भी होगी। तो प्रत्येक तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों का अवशोषण तथा उत्सर्जन यदि होता है तो वो कर्षणिका है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने बताई, एक एक करके अब इनको मैं यहां पर पुट करता हूं। उसके पश्चात हम यहां पर कर्षणिका का ऊर्जा वितरण वक्र या स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र यहां पर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्षणिका क्या चीज है। कर्षणिका का मतलब क्या है? तो ऐसी वस्तु जो प्रत्येक तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों का अवशोषण करें, कर्षणिका कहलाती है, कर्षणिका कहलाती है। उस वस्तु को ही हम कर्षणिका कहते हैं, कर्षणिका कहलाती है। आदर्श कर्षणिका का मतलब क्या है? आदर्श कर्षणिका, आदर्श कर्षणिका का अर्थ यह है कि यदि वस्तु पर विकिरणें आपतित हो तो सारी की सारी विकिरणें यदि अवशोषित हो जाए तो उस कर्षणिका को हम आदर्श कर्षणिका कहेंगे। तो ऐसी वस्तु जो सभी तरंगदैर्घ्य देखो, कर्षणिका और आदर्श कर्षणिका का डिफरेंस यही है। वैसे आदर्श कर्षणिका पूर्णतः आदर्श कर्षणिका पॉसिबल नहीं है, बट यदि हम कर्षणिका की बात करें तो प्रत्येक तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों का अवशोषण होना चाहिए। और यहां पर है सभी तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों का पूर्णतः अवशोषण होना चाहिए कि ऐसी वस्तु जो सभी तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों का पूर्णतः अवशोषण करें, विकिरणों का पूर्णतया अवशोषण करें, आदर्श कर्षणिका कहलाती है, आदर्श कर्षणिका कहलाती है, आदर्श कर्षणिका कहलाती है। आदर्श कर्षणिका से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात और देख लीजिए। आदर्श कर्षणिका से संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि आदर्श कर्षणिका के द्वारा हर तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों का पूर्णतः अवशोषण होता है, साथ में उत्सर्जन भी होता है। तो इसको आप समझ लीजिए क्या है कि कर्षणिका के द्वारा
कर्षणिका के द्वारा हर तरंग धैर्य वाली, हर या सभी तरंग धैर्य वाली विकिरणों का अवशोषण व उत्सर्जन होता रहता है, का अवशोषण व उत्सर्जन होता रहता है, अवशोषण व उत्सर्जन होता रहता है। उत्सर्जन भी होगा और अवशोषण भी होगा। तो उस कंडीशन में अब देखो, मैं आप लोगों को ऊर्जा वितरण वक्र की बात करता हूं। ऊर्जा वितरण वक्र क्या है? देखिए, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऊर्जा वितरण वक्र का निर्माण किया। इन्होंने वक्र खींचा, लूमर 1879, ये है सन में लूमर और प्राइंगसाइम, लूमर व प्राइंगसाइम, इन्होंने वक्र का निर्माण किया। देखिए, इन्होंने आदर्श कर्षणिका के ऊपर आपतित होने वाली तरंगों की तरंग धैर्य तथा अवशोषण या उत्सर्जन क्षमता के मध्य वक्र खींचा, ग्राफ खींचा। तो देखिए, इन चीजों को मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। इन्होंने जो कृष्णिका ली वो आदर्श कृष्णिका के रूप में ली। इस तरीके से आदर्श कृष्णिका का निर्माण किया। इन्होंने ऐसे आदर्श कृष्णिका का निर्माण किया। देखिए दोस्तों, कैसे वो आप लोग समझ लीजिए। ये अंदर का जो पृष्ठ है वो काला पृष्ठ होता है। ये वाला जो पृष्ठ है वो है काला पृष्ठ, काला है अंदर से, इसको काला कर दिया गया है। अब यहां से कोई किरण आपतित करवा रहे हैं कि किरण को आपतित करवाने का यहां से ये इसका पृष्ठ है, खोखला एक गोला है और उस गोले के अंदर एक बारीक सा छिद्र है और उस छिद्र के ठीक सामने एक नुकीला भाग होता है। अंदरूनी जो पृष्ठ है वो काला होता है। जब इसके ऊपर कोई किरण आपतित होती है तो वो किरण सीधे इस न्यूक्लियर पार्ट पर जाकर टकराएगी। टकराने के पश्चात वहां से वो परावर्तित होगी, यहां से टकराएगी, यहां से टकराने के पश्चात ये यहां से टकराएगी। ऐसे ये टकराती हुई ऐसे इसके अंदर बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जाएगा, परावर्तन होता चला जाएगा। इस तरीके से उसमें बार बार ये इसमें से बाहर नहीं निकलती, पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। तो ये एक आदर्श कृष्णिका की भांति काम करती है। लूमर और प्राइंगसाइम के द्वारा तैयार की हुई ये आदर्श कृष्णिका है। अब मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, लूमर और प्राइंगसाइम ने जो ग्राफ खींचा वो ग्राफ देखिए किन किन के बीच में खींचा। एक तरफ तो लिया इन्होंने तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, ये किन का तरंग धैर्य लिया कि जैसे ये हमारे पास में कोई कर्षणिका है, इसके ऊपर हम कोई विकिरण का आपतन करवा रहे हैं, तो इस विकिरण की जो तरंग धैर्य है उसके मध्य ग्राफ, और दूसरी जो राशि इन्होंने ली उसको इन्होंने लिखा ई लैम्बडा से। मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, आप इस वीडियो तक अंत तक बने रहिए, अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें, आपको ऊर्जा वितरण वक्र भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, यहां तक आप लोगों को आ गया होगा कर्षणिका क्या है, आदर्श कर्षणिका क्या है, और जो कर्षणिका हर तरंग धैर्य को अवशोषित कर रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसकी जो धारिता है वो अनंत हो। अनंत का मतलब है कि वो सारी की सारी अवशोषित ही करती रहे, हमेशा अवशोषित करती रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तो कर्षणिका तो ऐसे है कि एक हाथ से विकिरणें ले रही है तो दूसरे उसी क्षण पर विकिरणों का उत्सर्जन भी हो रहा है, अवशोषण और उत्सर्जन दोनों साथ साथ में चल रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि जो कर्षणिका है उसके द्वारा हर तरंग धैर्य वाली विकिरणों का क्या होता है, अवशोषण होता है। हर तरंग धैर्य वाली विकिरणों का क्या होता है, उत्सर्जन भी होता है। दोनों साथ साथ में चलते रहते हैं, उत्सर्जन भी हो रहा है और अवशोषण भी हो रहा है। तो चाहे जो कर्षणिका के अंदर जितना अवशोषण होगा उत्सर्जन भी उतना ही ज्यादा होगा। अवशोषण और उत्सर्जन साथ साथ में चलते रहते हैं। तो अब मैं यहां पर इन्होंने ई लैम्बडा, ये जो ई लैम्बडा है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ई लैम्बडा यूज में लिया जाएगा उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता ये जो वर्ड है इसके लिए यूज में लिया जाएगा। इसको आप अवशोषण क्षमता के रूप में भी ले सकते हैं।
देखो इस अवशोषण क्षमता या उत्सर्जन क्षमता का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ई लैम्बडा क्या है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा, उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा है या ऊर्जा कह सकते हैं। देखिए उत्सर्जन क्षमता की डेफिनेशन सुन लीजिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसको हम उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। उत्सर्जन क्षमता प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा। तो उत्सर्जन क्षमता और तरंग धैर्य के मध्य लूमर और प्राइंगसाइम ने ग्राफ खींचे और उन ग्राफ को हम कहते हैं ऊर्जा वितरण वक्र, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र। और उन वक्रों को खींचने के पश्चात जो अलग अलग साइंटिस्ट आए उन्होंने उस वक्र को समझाने का प्रयास भी किया। तो अब मैं यहां पर जैसे ऊर्जा वितरण वक्र खींचकर आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि ऊर्जा वितरण वक्र किस प्रकार के होते हैं और उस ऊर्जा वितरण वक्र के बारे में यहां पर हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों मैं सर्वप्रथम यहां पर ऊर्जा वितरण वक्र का निर्माण कर देता हूं। दोस्तों अब मैं यहां पर ऊर्जा वितरण वक्र को ड्रॉ कर रहा हूं। एक तरफ हम ले लेते हैं उत्सर्जन क्षमता। ये वक्र को समझ लीजिए, ये हमने इस तरफ ले लिए है ई लैम्बडा। ये जो ई लैम्बडा है वो है उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता के स्थान पर आप इसे अवशोषण क्षमता भी कह सकते हैं। दूसरे एक्सिस की ओर हमने लिया है तरंग धैर्य जिसे हम लैम्बडा से पुट कर रहे हैं। ये ई लैम्बडा तथा लैम्बडा के मध्य खींचा गया वक्र है। देखिए क्या होता है, जैसे हमने ताप नियत कर दिया और कर्षणिका के ऊपर विकिरणें हमने विकिरणें आपतित करवा दी, तो जो विकिरणें उत्सर्जित हो रही है वो किस तरंग धैर्य वाली विकिरणें उत्सर्जित हो रही है और उनकी जो उत्सर्जन क्षमता है वो क्या है। उत्सर्जन क्षमता का मतलब है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा, विकिरणों की ऊर्जा। तो विकिरणों की जैसे जैसे हम तरंग धैर्य बढ़ाते हैं तो जो उत्सर्जन क्षमता है उसका मान भी बढ़ता चला जाता है। इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। ये ग्राफ आप लोग समझ लीजिए कि जैसे जैसे तरंग धैर्य बढ़ा है उसी क्रम में पहले ई लैम्बडा उत्सर्जन क्षमता अधिकतम हुई, फिर एक निश्चित तरंग धैर्य के ऊपर यह अधिकतम हो गई और उस तरंग धैर्य पर अधिकतम होने के पश्चात इसका मान फिर से घटने लगता है। जिस तरंग धैर्य पर इसका मान अधिकतम होता है उसको मैंने लैम्बडा एम से पुट कर दिया। ये जो लैम्बडा एम है वो है अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंग धैर्य। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंग धैर्य है। ये अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंग धैर्य। देखो इसको समझ लो आप कि अधिकतम उत्सर्जन क्षमता इसके संगत ये वाली है, ये, और ये जो है इसको हम ई लैम्बडा एम से पुट कर देते हैं। ई लैम्बडा एम का मतलब भी समझ लीजिए, ये है अधिकतम उत्सर्जन क्षमता। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है। तो देखिए वक्र को आप लोग समझ लीजिए कि ये जो वक्र है वो एक सतत वक्र होता है। सतत का मतलब है कि ये बीचों बीच में से नहीं टूट रहा है। जो कर्षणिका है उसके द्वारा हर तरंग धैर्य वाली विकिरणों का उत्सर्जन हो रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि जो ऊर्जा वितरण वक्र प्राप्त होता है एक सतत वक्र होता है। कैसा वक्र है? सतत वक्र है। दूसरी यहां से हमने क्या बात देखी है कि जैसे जैसे तरंग धैर्य बढ़ती है उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ता है, अधिकतम होता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? तरंग धैर्य बढ़ने पर, तरंग धैर्य जिसे हम लैम्बडा से पुट कर रहे हैं के बढ़ने पर
ई लेमड़ा, जिसे हम कह रहे हैं उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ती है, उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ती है, फिर अधिकतम होकर कम होने लगती है, अधिकतम होकर धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे कम होती है। तो पहले इसका मान धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर अधिकतम होगा, फिर इसका मान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यह हमारे पास में वक्र आ चुका है। दोस्तों ये जो वक्र हमने खींचा है वो हमने एक नियत ताप T1 पर खींचा है। जैसे मान लीजिए कि इस वक्र के लिए जो तापमान है वो है T1। अब यदि हम कर्षणिका का तापमान बढ़ा दें, कर्षणिका का तापमान हम ले रहे हैं अधिक, यदि कर्षणिका का तापमान अधिक ले रहे हैं तो जो वक्र है वो किस टाइप का प्राप्त होगा वो देख लीजिए। जो वक्र है वो इस टाइप का प्राप्त होने वाला है, जो वक्र है वो ऐसे मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही आपने तापमान बढ़ाया, तापमान के बढ़ने के साथ ही उत्सर्जन क्षमता बढ़ गई है। देखो मेरी बात को सुनना, इस तरंगदैर्घ्य की यदि मैं बात करूं तो इस तरंगदैर्घ्य पर पहले उत्सर्जन क्षमता थी इतनी थी, और तापमान T1 से आपने T2 कर दिया तो उत्सर्जन क्षमता भी यहां से यहां पहुंच गई। तो तापमान के बढ़ने पर उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ाने पर उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ जाता है। यह बिंदु आ गया। ताप बढ़ाने पर उत्सर्जन क्षमता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर उत्सर्जन क्षमता बढ़ती है। जैसे मान लीजिए तापमान आपने और बढ़ाकर T3 कर दिया, तो तापमान जैसे ही आपने T3 कर दिया तो वक्र इस टाइप का आएगा। ये जो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है इसका मान भी बढ़ता चला जाता है, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता का मान भी बढ़ता चला जाता है। तो इस ग्राफ को आप गौर करके देखिए कि जैसे जैसे आपने तापमान बढ़ाया वैसे वैसे ही उत्सर्जन क्षमता बढ़ती है, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ती है। उत्सर्जन क्षमता तो बढ़ ही रही है, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। साथ में आप देखेंगे कि अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत, जैसे ये अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत जो उत्सर्जन क्षमता, इसको हम T1 तापमान पर तो इसको लेमड़ा m1, इसको ई लेमड़ा m1, इसको मैं पुट कर दूं ई लेमड़ा m2, और इसके संगत जो उत्सर्जन क्षमता है इसको ई लेमड़ा m3 ऐसे पुट कर देता हूं। इसके संगत जो तरंगदैर्घ्य है इसको मैं लिख देता हूं यहां से लेमड़ा m2, इसके संगत जो तरंगदैर्घ्य है वो लिख देता हूं लेमड़ा m3। देखो इस वक्र को आप गौर करके देख लीजिए कि क्या है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाया उत्सर्जन क्षमता बढ़ती चली गई, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ती चली गई। तो उत्सर्जन क्षमता, अधिकतम जो उत्सर्जन क्षमता है वो बढ़ती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य, उसके संगत तरंगदैर्घ्य घटता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगदैर्घ्य घटता चला जाएगा। तो मैं ये लाइन पुट कर देता हूं कि ताप बढ़ने पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता जिसको हम ई लेमड़ा m से पुट कर रहे हैं, तो ताप बढ़ने पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लेमड़ा m के संगत की तरंगदैर्घ्य जिसको हम लेमड़ा m से पुट करें, तरंगदैर्घ्य घटती है, कम होती चली जाती है, घटती चली जाती। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत जो तरंगदैर्घ्य है वो घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। दोस्तों तो ये थी ग्राफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, और इस ग्राफ को समझने के लिए हम वीन का विस्थापन नियम और स्टीफन का नियम यहां पर देख लेते हैं।
वीन का विस्थापन नियम और स्टीफन के नियम से इस वक्र को समझने का प्रयास करेंगे। ये तो वक्र में हमने जो चीजें देखी है वो मैंने यहां पर पुट की है। अब इस ऊर्जा वितरण वक्र को, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र को अलग अलग साइंटिस्टों ने समझाने का प्रयास किया। वीन ने भी दो नियम दिए, विस्थापन नियम भी दिया, विकिरण का नियम भी दिया। रेले जीन्स का विकिरण का नियम भी है, स्टीफन का नियम भी है। अलग अलग साइंटिस्टों ने इस वक्र को समझाने का प्रयास किया और इसी वक्र के आधार पर ही क्वांटम मैकेनिक्स का उत्पत्ति हुई। क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी यहीं से प्रारंभ हुई दोस्तों। तो अब इस वक्र को समझाने वाले दो नियमों के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीन का विस्थापन नियम क्या है समझ लीजिए। वीन ने यह कहा कि अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत जो तरंगधैर्य होता है, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत जो तरंगधैर्य, उसको लैम्ब्डा एम से हम पुट कर रहे हैं, वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत जो तरंगधैर्य है वो घटता चला जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। वीन के अकॉर्डिंग, वीन के विस्थापन नियम के अनुसार अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत जो तरंगधैर्य है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ने पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत जो तरंगधैर्य है वो घटता चला जाएगा। तो इस नियम के अनुसार अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगधैर्य, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगधैर्य, जिसको हम लैम्ब्डा एम से पुट करें, तरंगधैर्य का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा उसी क्रम में तरंगधैर्य भी घटता चला जाएगा। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंगधैर्य लैम्ब्डा एम से, और उसके संगत उस स्थिति में जो ताप है वो यदि T है तो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान बढ़ाएंगे तो लैम्ब्डा एम घटता चला जाएगा। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं और एक कांस्टेंट यहां पर मैं पुट कर रहा हूं जिसको हम लिख रहे हैं B से। इसको हम वीन का विस्थापन नियतांक कहते हैं, वीन नियतांक कहा जाता है। ये जो B है इसका मान होता है 2.898 गुणा इसकी घात -3 मीटर इंटू केल्विन। मीटर इंटू केल्विन है, ये मिली केल्विन नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। तो लैम्ब्डा एम इंटू कैपिटल T बराबर है कांस्टेंट, ये नियत रहता है। और इस नियम की सहायता से हम ग्रह है, सूर्य है या कोई अन्य तारे हैं, उनका तापमान ज्ञात कर सकते हैं। उनसे आने वाले प्रकाश की तरंगधैर्य ज्ञात कर लेंगे तो हम उनका तापमान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो सूर्य का, ग्रहों का, तारों का ताप इस नियम की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो नियम है वो ऊर्जा वितरण वक्र की एक बात को स्पष्ट कर देता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो उसके संगत की जो तरंगधैर्य है वो घटती चली जाती है। अब मैं यहां पर बात करता हूं स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम क्या है, हम ज्यादा विस्तृत इन नियमों की जानकारी नहीं ले रहे हैं, शॉर्ट में इस नियम को समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। स्टीफन का नियम क्या कहता है, सुन लीजिए। स्टीफन का नियम कहता है कि कर्षणिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। मैं इस नियम को यहां पर पुट कर देता हूं। देखिए क्या है, उत्सर्जन क्षमता का मान, या हम कह सकते हैं कर्षणिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है दोस्तों। देखो इसको आप समझो।
कि प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा को मैं यदि E से लिख दूं और यदि कर्षणिका का ताप T है तो E समानुपाती होगा T⁴ के, और यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक कांस्टेंट पुट कर देंगे। ये जो कांस्टेंट है इसको हम सिग्मा से लिख रहे हैं, जिसे स्टीफन नियतांक कहा जाता है। इसे स्टीफन नियतांक कहा जाता है। स्टीफन नियतांक इसे हम कहते हैं। इस स्टीफन नियतांक का मान होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की घात 4, ये इसका मान होता है। देखो इसको समझो आप, इसका मतलब है ये जो प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा होती है, तो यदि आप क्षेत्रफल को A से लिख दें, समय को T से लिख दें, तो ये हो गई। अब तो ये E है, वो यहां पर ऊर्जा है। ये यहां पर जो E है वो है प्रति एकांक क्षेत्रफल की, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा है। ये प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा, और यहां पर सिर्फ ऊर्जा है जो कि सिग्मा T⁴ के बराबर होगी। यदि आप T बराबर कितना ले लें, 1 सेकंड प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा, तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा A T⁴। और यहां से इसका मात्रक भी देख लीजिए, E का मात्रक जूल, तो जूल प्रति सेकंड जिसे हमने वाट लिखा, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, T की घात बट्टे में आ जाएगी तो केल्विन की घात 4 आ जाएगी। तो ये जो नियम है स्टीफन का नियम, ये कहता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला जाएगा उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। देखिए अलग अलग नियमों के आधार पर यह देखा गया कि अधिकतम उत्सर्जन क्षमता होती है वो ताप की पंचम घात के समानुपाती होती है। ताप की पंचम घात के समानुपाती होती है। बट मैंने यहां पर आपको 2 ही नियम बताए हैं, वीन का विस्थापन नियम और स्टीफन का नियम। और मुझे उम्मीद है कि लूमर और प्राइंगसाइम के द्वारा खींचा गया जो वक्र है, जिसको हमने ऊर्जा वितरण वक्र या स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहा, यह अच्छे से समझ में आ गया। ये जो नियम है वीन का विस्थापन नियम और स्टीफन का नियम, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।